फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में अब तक हमने डिस्कस किया था जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसकी इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी नोमेनक्लेचर की, जिसमें हमने बात की सबसे पहले कॉमन नेम्स की। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो हमें किसी ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे नाम सुनने को मिलता है। जो वो नाम है वो एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। इवन एक ही एरिया में उस ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं टच मी नोट प्लांट, आपने सुना होगा टच मी नोट, जिसे हम टच करते हैं साथ में उसके जो लीव्स हैं वो फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। जो टच मी नोट प्लांट है इसे हमारे एरियाज में छुई मुई भी बोलते हैं, लाजवंती भी बोलते हैं। तो हमने जो कॉमन नेम्स हैं उनका एक फ्लो देखा, एक ड्रॉबैक देखा भी। एक ही एरिया में एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, और जब एरियाज चेंज होंगे तो उस केस में आप नोटिस करोगे वो नाम चेंज होते ही होते हैं। तो उस केस में जो ये कॉमन नेम्स हैं और ट्रिवियल नेम्स हैं, इन्हें हम यूज नहीं कर सकते साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। तो फर्दर साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने दिया पोलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पोलिनोमियल, जिसमें हमने देखा जो एक नाम है ऑर्गेनिज्म का वो बहुत सारे लैटिन वर्ड्स का बना हुआ है, और जो ये लैटिन वर्ड्स हैं ये उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसे नाम याद करने बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पोलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी डिस्कार्ड हो गया। तो उसके बाद आया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, जिसमें हमने बात की जो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो दो वर्ड्स का बना हुआ है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कैस्पर्ड बोविन। कैस्पर्ड बोविन proposed this system in his book Pinnax। तो उसके बाद हमने नोटिस किया जो अगले साइंटिस्ट आए वो है कैरलस। कैरलस लीनस। जो कैरलस लीनस है he established binomial system of nomenclature। जो एस्टेब्लिश किया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कैरलस लीनस। तो इनकी बात हमने पहले भी थोड़ी की। जो कैरलस लीनस है, ही वॉज अ सन ऑफ फार्मर, जिसके कारण नेचर के साथ काफी कनेक्टेड थे। तो इन्होंने काफी सारे प्लांट्स के और एनिमल्स के जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो नाम है वो रखे, और इन्होंने कुछ बेसिक रूल्स भी दिए जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स के नाम रख सकते हैं। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो दो वर्ड्स का बना होगा। अब बेसिकली इन नामों को बनाने के लिए, इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स देने पड़ेंगे।
ये जो स्टार्टिंग वाले बेसिक रूल्स हैं ये किसने दिए? लिनस ने। तो इस चीज को अब हम डिस्कस करेंगे। ही गेव प्रिंसिपल्स ऑफ he gave principles of binomial nomenclature in his book Philosophia Botanica। इन्होंने एक बुक लिखी फिलोसफिया बोटेनिका। इसमें इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के। इसके बाद he mentioned अब देखिए इन्होंने जो वर्कआउट करना शुरू किया वो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर पे भी करना शुरू किया और एनिमल्स के नोमेनक्लेचर पे भी करना शुरू किया। तो इस केस में हमने ऑब्जर्व किया ही मेंशन्ड द नेम्स ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक डैश। मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है। अब आपको इस बुक का नाम अपनी बुकलेट पढ़नी है और बुकलेट से यहाँ पे मेंशन करना है। मैं आपको ईयर बता देता हूँ क्योंकि बुकलेट में मैंने ईयर मेंशन नहीं किया हुआ, 1753। एंड नेम्स ऑफ जो साइंटिफिक नेम्स हैं एनिमल्स के वो इन्होंने मेंशन किए सिस्टमा नेचरे में 1758 में। तो इस कारण हम बेसिकली बोल देते हैं जो क्रेडिट है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का वो मोस्टली किसे जाता है? लिनस को। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के लिए स्टार्टिंग में बनाए, वो बनाए लिनस ने। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो कैरलस लिनस हैं वो पाइनियर हो गए इस सिस्टम के, इस सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हो गए क्योंकि मेनली रूल रेगुलेशंस इन्होंने दिए। तो अब बेसिकली जो ये रूल रेगुलेशंस हैं ये फॉलो कब होने शुरू हुए? तो बेसिकली माना जाता है जो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर,
लीनस भी किसी ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम कैसे रखें, ये जो रूल्स हैं वो लीनस ने बनाने स्टार्ट कर दिए। अब बेसिकली जो ये लीनस का सिस्टम है इसे ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट आज इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, कुछ और चेंजेस की जाती हैं और इन्हें कंट्रोल किया जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कुछ एजेंसीज बना दी गई हैं जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को कंट्रोल करती हैं। Today there are various agencies which controls this system. तो इन एजेंसीज में फर्स्ट एजेंसी आ जाती है ICBN, सेकंड एजेंसी आ जाती है ICZN। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब बेसिकली सिस्टम बनाया किसने? लीनस ने। बट अब लीनस तो इंडेफिनेटली जीने वाले नहीं थे। अगर आज आपको इस सिस्टम को कंटिन्यू करना है तो उसलिए इसके लिए कुछ एजेंसीज बनानी पड़ेंगी। तो हमने बेसिकली जो प्लांट्स हैं उनके बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी बना दी है। दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। सिमिलर वे जो एनिमल्स हैं उनके नाम कंट्रोल करने के लिए हमने एजेंसी बनाई ICZN। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और एक एजेंसी बनाई ICNCB। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर CB कल्टीवेटेड प्लांट्स। जो प्लांट्स हम अपने फील्ड्स में ग्रो करते हैं इन प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं? कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ये जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं इनके लिए हमने एक इंटरनेशनल एजेंसी बना दी है जो इसके बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को कंट्रोल करेगी। दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो जिन्हें हम कल्टीवेट करते हैं, जिन्हें हम उगाते हैं अपने फील्ड्स वगैरह में। दीज आर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। लो जी, मेन 4 एजेंसीज लिखी हमने। नंबर 1 पे लिखी हमने ICBN, सेकंड नंबर पे ICZN, नंबर 3 पे ICNCB, नंबर 4 पे ICVN। तो इसके अलावा आप देखोगे एक है ICNB। इंटरनेशनल
code of nomenclature for bacteria. International फॉर बैक्टीरिया। मतलब आज आपको समझ आ रहा होगा ये साइंस कितनी वास्ट हो चुकी है। तो स्टार्टिंग तो बहुत छोटे लेवल पे हुई। जो लीनस हैं उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए भी, जब भी आप किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर रहे हो, डिस्कवर करने के बाद उसे डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्राइब करने के बाद उसका बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम कैसे रखना है, तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए। तो उसके बाद जब इस साइंस को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया गया, तो आज की डेट में कितने सारे ऑर्गेनिज्म हमने नोटिस किया डिस्कवर हो चुके हैं। 1.75 मिलियन स्पीशीज आर नेम्ड एंड क्लासिफाइड सो फार। तो अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हो चुके हैं, अब उनके नाम रखने के लिए इवन एजेंसीज भी अलग अलग हो चुकी हैं। ये देखिए, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखो, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICNB, देखो BNNB। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, यही कंफ्यूजन क्रिएट करवा देता है एग्जामिनर। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। तो ZN तो क्लियर हो रहा है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। CB भी क्लियर हो रहा है, कल्टीवेटेड प्लांट्स। VN भी क्लियर हो रहा है, वायरल नोमेनक्लेचर। मतलब बेटा बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, BN एंड NB का। अब ये सारी एजेंसीज कंट्रोल करेंगी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को। अब रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अब इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज इन्हें कंट्रोल कर रही हैं, इसका मतलब जो रूल्स हैं वो भी बहुत जबरदस्त लेवल पे होंगे। अब +1 में तो इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये काफी डीप साइंस है। आप मान के चलो, टैक्सोनमिस्ट बनने के लिए हमें पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर टैक्सोनमी में हमें PhD करनी पड़ेगी, तब हम इन चीजों को बेटर लेवल पे समझ पाएंगे। बट जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो बच्चों वाली साइंस है, वो हम 1 मिनट में समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स फॉर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब आगे से हम BN लिख दिया करेंगे, जहां पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखना है BN, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस केस में सबसे पहला रूल, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब यहां पे नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स, और आपने देखा भी है, जैसे हम बात करें, अपनी बात करते हैं सबसे पहले भी। अगर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात चल ही रही है, तो साइंटिफिक नेम्स की बात चल ही रही है, तो सबसे पहले अपना ही नाम देखते हैं, ह्यूमंस का। होमो सेपियंस। देखो, इस केस में हमने नोटिस किया जो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है ये 2 वर्ड्स का बना हुआ है, तभी तो बाइनोमियल सिस्टम है नोमेनक्लेचर का। बस जैसे ह्यूमन का नाम होमो सेपियंस,
वैसे होमोसेपियंस का भी मतलब होता है, होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, होमोसेपियंस। अब सेकंड नंबर पे हम देखेंगे फर्स्ट वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम represents genus name और जेनरिक नेम। जैसे हमने देखा होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस में जो होमो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये होमो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना जीनस नेम और जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं। जो सेकंड वर्ड है एंड सेकंड वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम represents specific epithet, specific epithet। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको यहाँ पे स्पीशीज भी नजर आएगा, वहां पे लिखा होगा सेकंड वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट्स स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट एंड इट इज बेटर टू से इट्स स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब देखो एनसीईआरटी ने लिख दिया है तो हम चलो मान भी लेते हैं, लेकिन इट इज बेटर अगर आप इसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलो, क्योंकि हायर क्लासेस में आप स्पेसिफिक एपिथेट ही बोलोगे इसे। सेकंड वर्ड इज द सेपियंस इन दिस नेम, और ये सेपियंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेपियंस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट। ये सेकंड रूल हो गया। देखो नाम ही बता रहा है। फर्स्ट रूल, जो साइंटिफिक नेम है ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। सेकंड रूल, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनरिक नेम रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड रूल, इन बुक्स। अब जब आप अपनी बुकलेट में देखोगे या किसी और बुक में देखोगे, किसी साइंटिफिक जर्नल में देखोगे, तो आपको जो ये नाम है ये इटैलिक्स में नजर आएंगे। ये थोड़े घूमे होते हैं, इटैलिक्स में लिखे होते हैं इन बुक्स। साइंटिफिक नेम्स आर रिटन in italics। बट वेन दे आर हैंड रिटन, अब भाई अब हमारे लिए तो इटैलिक्स में लिखना मुश्किल है ना, तो हम तो जब भी व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे सिंपली लिख के इसे हाफ हाफ अंडरलाइन कर देंगे। They are underlined separately। वाइज मैन, होमोसेपियंस, इसे हाफ अंडरलाइन किया, हाफ अंडरलाइन किया। When they are handwritten, they are underlined separately। In books, scientific names are written in italics। घूमे हुए हैं ना, तो जब हमने हाथ से लिखे, we have to underline them separately। अगर आप मान के चलो आप एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे ना होमोसेपियंस, अगर एग्जामिनर ने पूछा ह्यूमन का नाम बताओ, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, आपने ऐसे लिख दिया होमोसेपियंस, तो टीचर के पास 100% रीजन है, वो आपके आंसर को क्रॉस कर सकता है, वो 0 नंबर दे सकता है इस क्वेश्चन के। 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया,
जीरो नंबर क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने साइंटिफिक नेम को गलत लिखा है। साइंटिफिक नेम जब भी आपने लिखना है तो रूल नंबर 3 अप्लाई करोगे, वी हैव टू अंडरलाइन देम। ठीक है, होमो को सेपियंस को आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, तो ये बन गया अपना होमो सेपियंस। अब ऐसा क्यों करते हैं? जो साइंटिफिक नेम्स हैं इन्हें इटैलिक्स में क्यों लिख रहे हैं, या इन्हें हाफ ऑफ अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं? They are written in italics because it represents their लैटिन ओरिजिन। वैसे तो मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम जो हैं वो लैटिन ओरिजिन के होते हैं। अगर वो लैटिन ओरिजिन के नहीं हैं तो उन्हें लैटिनाइज्ड कर दिया जाता है। तो वो लैटिनाइज्ड या लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्हें बुक्स में इटैलिक्स में लिखते हैं, और जब हम नोटबुक में लिखते हैं या व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं इसे हाफ ऑफ अंडरलाइन कर देते हैं। इट रिप्रेजेंट देयर लैटिन ओरिजिन। अब भाई लैटिन ही क्यों? अब आपने देखा, आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, जो भी साइंसेस पढ़ोगे, तो आपको उनमें जो मेन वर्ड्स हैं वो ग्रीक या लैटिन में ही नजर आएंगे। एक्चुअल में इसका एक रीजन है। तो जो लैटिन है, इट इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब समझते हो? डेड लैंग्वेज का मतलब है ना, दिमाग में आता है भी लैंग्वेज है वो डेड कैसे होगी, इंसान तो समझ आता है डेड हो गया। तो यहाँ पे डेड लैंग्वेज का मतलब है वो लैंग्वेज जो दुनिया में बोलने लोगों ने बंद कर दी है। अब कहीं भी ये लैंग्वेजेस नॉर्मल बोलने में यूज नहीं होती। तो बेसिकली जब कोई लैंग्वेजेस बोलना लोग बंद कर देते हैं तो उनमें चेंजेस आना बंद हो जाती हैं। तो जब चेंजेस आना बंद हो जाती हैं तो ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं ये रुक जाती हैं, स्टैटिक हो जाती हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस को हम बोल देते हैं डेड डेड लैंग्वेजेस। दीज जो इनका इटैलिक्स में लिख रहे हैं या हाफ ऑफ अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि इट रिप्रेजेंट देयर लैटिन ओरिजिन। व्हाई लैटिन? Why scientific names are Latinized? इसका आंसर आ गया बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब अब ये चेंज नहीं होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। डोंट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जो डायनामिक लैंग्वेजेस हैं, डायनामिक का मतलब जो रोज बदल रही हैं, तो जब लैंग्वेज ही बदल रही है तो इसका मतलब जो चीजें हैं उनका मीनिंग भी चेंज होगा। तो इसलिए जो डेड लैंग्वेजेस हैं वो बेटर है।
इनके लिए एक रीजन तो ये हो गया। अब डेड लैंग्वेज सिर्फ लैटिन ही थोड़ा है, हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, वो भी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन की भाषा नहीं रही अब। तो उस केस में आप देखो, जो संस्कृत है उसे भी तो लिया जा सकता था, यस लिया जा सकता था। संस्कृत इज ऑल्सो डेड लैंग्वेज, क्योंकि उसमें भी अब चेंजेस नहीं आ रही हैं। बट एक्चुअल में जो लीनस है, अब इन्हें नॉलेज किसकी थी? लैटिन लैंग्वेज की। अगर इन्हें संस्कृत की नॉलेज होती तो हो सकता है आज ये सिस्टम हम संस्कृत में पढ़ रहे होते। तो एक रीजन तो आपको समझ आ गया। अब जब भी एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन करता है तो हमेशा ध्यान से पढ़ो। एग्जामिनर पूछ रहा है जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये ज्यादातर लैटिन में क्यों होते हैं, तो आप बोल रहे हो एक चॉइस दी हुई है, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, एक चॉइस होगी। तो सेकंड रीजन ये भी तो हो सकता है, बेसिकली जो उस टाइम के स्कॉलर हैं जैसे लीनस हैं, ठीक है, ही वॉज वेल नोन ऑफ दिस लैंग्वेज, उन्हें ये लैंग्वेज है जो लैटिन लैंग्वेज है ये आती थी, है ना। अगर संस्कृत आती होती तो शायद हम ये सिस्टम संस्कृत में पढ़ रहे होते कि संस्कृत इज ऑल्सो डेड लैंग्वेज। तो उस केस में जो आंसर है, ए चॉइस में दे दिया उन्होंने लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, और बी चॉइस में क्या दे दिया उन्होंने? बी चॉइस में हमें दे दिया उन्होंने भी जो उस टाइम के स्कॉलर हैं जैसे लीनस हो गया, वो उस टाइम की उनके टाइम की ये वेल नोन लैंग्वेज थी, मतलब उन लोगों को ये लैंग्वेज अच्छी तरह आती थी। तो आंसर इस केस में क्या चले जाएगा? सी, बोथ। और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इस चीज को रटा लगा देते हैं, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, इसीलिए जो ये सिस्टम है लैटिन में दिया हुआ है। नहीं बेटा, उसे पढ़ो। ये भी तो एक रीजन है भी जो लैटिन है उस टाइम जो लीनस हैं उनका अच्छा होल्ड था लैटिन लैंग्वेज पे। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो लो जी, वापिस आते हैं रूल्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। पहला रूल पढ़ा, जो एक नाम है उसके दो पार्ट्स हैं, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। सेकंड नंबर पे जब भी हमने ये नाम लिखना है तो जो जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है इसे हाफ हाफ अंडरलाइन करना है। तो अब आ गया अगला रूल। Name of the author who first described name of the author who first described this organism. His name was written, his name is written, जो आज भी ऐसे कर रहे हैं, after specific epithet। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये होमोसेपियंस है, ह्यूमंस का नाम होमोसेपियंस, ये जो नाम है ये लिनस ने दिया था। तो जो उनका नाम है ये एब्रीवेटेड फॉर्म में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा। नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब दिस ऑर्गेनिज्म, हिज नेम इज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीवेटेड फॉर्म। इन एब्रीवेशन मतलब उसका नाम पूरा नहीं लिखना, LINNAEOUS पूरा नहीं लिखना, बस LINN डॉट डाल दो आप। और इस बात का भी ध्यान रखना, जो आपने होमोसेपियंस है इसे तो आपने हाफ हाफ अंडरलाइन किया है, इसे आपको अंडरलाइन नहीं करना, ना तो इसे इटैलिक्स में लिखेंगे और ना इसे अंडरलाइन करेंगे। ये तो नॉर्मल
जैसे हम नॉर्मल रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं उस फॉर्म में इसे लिखा जाएगा, लिन। ये लिन रिप्रेजेंट कर रहा है जो होमोसेपियंस नाम है, ये किसने रखा, लिनस ने। मोस्ट ऑफ बुक्स में ये एब्रीवेशन यहाँ पे भी खत्म हो जाती है, सिर्फ होमोसेपियंस एल दिया होता है। देन दिस इज द कंप्लीट नेम, होमोसेपियंस लिन। तो ज्यादातर जब हम इन नामों को याद रखते हैं, नाम करते हैं या बोलते हैं, तो हम ये बोल देते हैं होमोसेपियंस। करेक्ट नेम इज होमोसेपियंस लिन। जिस ऑथर ने, जिस बंदे ने इसे फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया ह्यूमंस को, साइंटिफिक नेम उनका दिया, तो उनका नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में, एब्रीवेशन फॉर्म में एंड में लिखा जाएगा, होमोसेपियंस लिन। ये लो, ये कुछ रूल पढ़े हमने। सबसे पहला रूल क्या देखा हमने, सबसे पहला रूल देखा, जो साइंटिफिक नेम है ये दो वर्ड्स का बना हुआ है। सेकंड रूल हमने देखा, इसमें जो जेनरिक नेम है और जो सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। और बेटा ऐसे ही कुछ रूल ना आपको साफ नजर आएंगे। जैसे एक रूल और बताता हूं मैं, अदरवाइज वो कवर हो चुका है इस चीज में। अब यहाँ पे लिख लो। अब जैसे होमोसेपियंस लिखा है आपने, इसमें जो होमो है ये जीनस नेम रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसमें जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है होमो का एच, ये आपने कैपिटल लिखना है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट वर्ड है वो आपने स्मॉल लेटर लिखना है। इसे एज ए रूल भी लिख सकते हो। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम is name starts with capital alphabet and first letter of specific epithet. Starts with small alphabet. ऐसे कुछ रूल्स और भी दिए होते हैं अलग अलग बुक्स में, बट हम सिर्फ उन रूल्स की बात ही कर रहे हैं जो मेनली एनसीईआरटी के अराउंड घूम रहे हैं। जैसे आप 2018-19 का नीट का पेपर उठा के देखना, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, इनमें करेक्ट नेम कौन सा है, साइंटिफिक नेम कौन सा है। तो उसमें एक नाम दिया हुआ था मेंजीफेरा इंडिका लिन। ये तो अब मेंजीफेरा इंडिका लिन, ये करेक्ट नेम है। किसका नेम है ये, गुड, द नेम ऑफ मैंगो प्लांट। अब आपको पता है जो मेंजीफेरा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनरिक नेम। इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। तो इस केस में आप देखिए सारे रूल फॉलो हो गए हैं जो रूल हमने बनाए थे। सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम है दो वर्ड्स का बना हुआ है, और जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड वर्ड है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है, देखो यहाँ पे मेंजीफेरा में एम हो गया ना फर्स्ट लेटर, ये कैपिटल है,
और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है आई वो स्मॉल है। और जो जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा है उसका नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में एंड में लिखना है ले। देखिए नाम बन गया मैंजीफेरा इंडिका लिन। इसका मतलब होमो सेपियंस लिन मैंजीफेरा इंडिका लिन। बट अब नॉर्मल प्रैक्टिस में आप देखोगे जब आप बुक्स पढ़ रहे हो तो नाम यही खत्म कर देते हैं यूजली। जो साइंटिस्ट है उसका एब्रीवेटेड फॉर्म नहीं लिखा होता 90% केसेस में अपनी बुक्स में। लो जी, छोटे से रूल थे, समझ आ गए होंगे आपको। एक बार बुकलेट पढ़ोगे तो और बेटर हो जाएंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स और बेटर हो जाएंगे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, जो साइंटिफिक नेम है उन्हें इटैलिक्स में क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो उनका लैटिन ओरिजिन डिपिक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई दे आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। अब बेटा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसे रूल भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, रूल ऑफ प्रियोरिटी। प्रियोरिटी तो समझते हो ना, टॉप प्रियोरिटी। भाई अब मेडिकल लिया है तो अब मेडिकल लिया है तो हमारी टॉप प्रियोरिटी क्या है? हमारी टॉप प्रियोरिटी है नेचर को समझना। तो उस केस में जब ये नाम रखे गए, जब ये रूल्स दिए गए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रूल, ठीक है। अब ये हमने तो बहुत थोड़े से रूल्स पढ़े हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं। अब इनमें से सबसे बड़ा रूल है वो है रूल ऑफ प्रियोरिटी। इसे प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी भी बोल देते हैं, रूल ऑफ प्रियोरिटी भी बोल देते हैं। द बिगेस्ट रूल ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आपको कहा था ना बीएन लिखेंगे, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब ये है क्या? अब इस सिस्टम में आप देखो, स्पीशीज प्लांटेरियम। स्पीशीज प्लांटेरियम में सबसे पहली बार साइंटिफिक नेम दिए लिनस ने, तो स्पीशीज प्लांटेरियम कभी थी 1753। अब जो सिस्टमा नेचुरे, इसका जो 10th एडिशन है, जब से ये नाम एप्लीकेबल हुए साइंटिफिक नेम एनिमल्स के, 10th एडिशन। सेवनटीन 58। अब स्पीशीज प्लांटेरियम तो हमें पता है, इसमें सबसे पहली बार किसके नाम दिए? प्लांट्स के। और सिस्टमा नेचुरे में किसके नाम दिए? एनिमल्स में। अब रूल ऑफ प्रियोरिटी क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ प्रियोरिटी? अब ये हम टाइम स्केल मान लेते हैं, वी विल कंसीडर दिस लाइन एज टाइम स्केल। अब टाइम स्केल में हम बोलते हैं, अगर हम किसी प्लांट एक्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट एक्स। अब प्लांट एक्स है, इसका एक नाम रखा गया 1601 में, सपोज कर लो कोई भी नाम रखा गया, और इसका एक नाम रखा गया 1753 में, लिनस ने रखा 1753 में। उसके बाद इसका एक नाम रखा गया 1800 में। अब देखो
एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 नाम रखे गए। एक नाम रखा गया 1601 में, और सेकंड नाम रखा गया 1753 में, थर्ड नाम रखा गया 1800 में। अब बेसिकली जो नाम 1753 में रखा गया, सपोज कर लो स्पीशीज प्लांटेरम में ही रखा गया, दिस इज द वैलिड नेम। और इससे पहले जो नाम रखा गया, यू हैव टू रिजेक्ट दीज नेम्स ऑफ प्लांट्स which are written before 1753 are rejected. और 1753 में सबसे पहली बार इसका लॉजिकल नाम रखा गया, एंड दिस इज द वैलिड नेम, इसे हम वैलिड मानेंगे। अब किसी ने इसका नाम मान लो, इसी ऑर्गेनिज्म एक्स का नाम, इस प्लांट एक्स का नाम 1800 में भी रख दिया, नेम ऑफ द सेम प्लांट इज अगेन गिवन इन 1800। तो अब वैलिड नाम कौन सा हुआ? 1753 से पहले सब नामों को इग्नोर कर दो। 1753 ऑनवर्ड या 1753 में या उसके ऑनवर्ड जब सबसे पहली बार नाम रखा गया, वैलिड नेम रखा गया, दैट इज वैलिड नेम। और उसके बाद उसका नाम फिर किसी ने रख दिया, उसके बाद फिर रख दिया, 1753 में तो रखा गया, उसके बाद 1800 में फिर रख दिया, तो वो भी आप इग्नोर करोगे, तो सिर्फ वैलिड नेम कौन सा होगा? ये वाला। तो अब इस नाम का क्या करें जो उसके बाद रख दिया किसी और नए साइंटिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म का नाम, तो इन्हें हम सिनोनिम बोल देते हैं। वैलिड नेम तो यही रहेगा 1753 वाला या उसके बाद सबसे पहले वाला, तो इसलिए इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है? 1753 के बाद जो सबसे पहला नाम रखा गया वो वैलिड है, और उसके बाद जो नाम रखा गया वो इग्नोर होगा। दिस इज द रूल ऑफ प्रायोरिटी और लॉ ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। और वो नाम जो द्वारा रखा गया, दिस नेम इज considered as synonym। हम बोलते हैं ना, हम इंग्लिश में भी पढ़ते थे सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें हम सिनोनिम बोल देते थे। तो अब इस नाम को आप सिनोनिम बोल दोगे, लेकिन वैलिड नाम यही रहेगा। इज दिस क्लियर? मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। रूल ऑफ प्रायोरिटी। उन्होंने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने कहा फर्स्ट अप्रैल है जो, इससे एक सेल लग रही है। 1 अप्रैल से एक शोरूम है, उसमें सेल लग रही है कपड़ों की। तो उस केस में जो ये 1 अप्रैल से सेल लग रही है, अब कोई बंदा यहां पे पहुंच गया 28 मार्च को, क्या इस बंदे को डिस्काउंट मिलेगा?
नहीं मिलेगा। तो अब डिस्काउंट किसे मिलेगा? 1 अप्रैल पे डिस्काउंट स्टार्ट होगा। अब बेसिकली उन्होंने बोला जो स्टॉक है, कपड़ों का जो स्टॉक है वो लिमिटेड है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ जाएंगे उन्हें वो चीज मिल जाएगी, जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे। तो इस केस में उन्होंने बोला, अब बेसिकली क्या हुआ, कुछ लोग 1 अप्रैल को ही पहुंच गए, मतलब सारी दुनिया मान के चलो जिन्होंने कपड़े खरीदने थे वो 1 अप्रैल को मेजोरिटी ऑफ लोग वहां पे पहुंच गए, तो उन्होंने कपड़े खरीद लिए, तो सारे कपड़े बिक गए जो सेल में थे। अब जो 2 अप्रैल को वहां पे पहुंचा तो उन्होंने पूछा जी मुझे सेल वाले कपड़े चाहिए, वो कहेंगे वो तो बिक गए। तो हुआ क्या, लो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किसे दी गई, जो पहले आया। तो सिमिलर वे में 1753 से जो प्लांट्स के नाम हैं उन्हें लॉजिकली लिखना स्टार्ट किया लिनस ने, तो उसके पहले वाले नाम तो रिजेक्ट हो गए, डिस्कार्ड हो गए। अब 1973 ऑनवर्ड्स जो सबसे पहला नाम सही तरीके से लिखा गया उसे वैलिड नेम मान लिया, और उसके बाद भी अगर किसने लिख दिया तो उसे हमने क्या मान लिया, सिनोनिम। पर मेन इंपॉर्टेंस किसे दी जाएगी, जो पहले रखा गया। दिस इज द रूल ऑफ प्रायोरिटी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसकी थ्योरी भी बुकलेट से पढ़ना, आपको और बेटर समझ आ जाएगी ये चीज। और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर समझ आ गया, बहुत इजी बात है, सिंपल सी बात है। अब आप आज के बाद जब भी आपकी नजर अपनी बुक्स की तरफ पड़ेगी, आपको साइंटिफिक नेम अलग ही नजर आएंगे इटैलिक्स में लिखे हुए, आपको पता लग जाएगा भी एक तो नाम 2 वर्ड्स का बना हुआ है और इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम है। इज दिस क्लियर? लो जी, रूल ऑफ प्रायोरिटी भी समझ आ गया। जो नाम प्लांट्स के केस में 1753 और एनिमल्स के केस में 1758 ऑनवर्ड्स वैलिड है, और उसके बाद अगर कोई उसी ऑर्गेनिज्म का दोबारा नाम रख देता है तो उस नाम को हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम। लेकिन रूल ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंस उसे देंगे जो नाम 1753 फॉर प्लांट्स एंड 1758 फॉर एनिमल्स में रखा गया। अब अगला सिस्टम आ गया, पहले हमने पढ़ा पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नेम कंसिस्ट ऑफ मैनी लैटिन वर्ड्स। फिर हमने देखा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और उसके रूल्स। अब हम देख रहे हैं ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल, अब ये चीजें तो आपको पता लगनी शुरू होगी। ट्राइनोमियल में जो साइंटिफिक नेम है वो कितने पार्ट्स का बना हुआ है, गुड, 3 पार्ट्स का। इन दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम of organism is made up of 3 parts, 3 words. अब ये सिस्टम दिया किसने, ये पूछ लेता है एग्जामिनर। This system of nomenclature was proposed by लेमार्क, नाम तो सुना ही है, लेमार्क। ये एवोल्यूशन से रिलेटेड पर्सन है। आप देखोगे लेमार्क का जो मेन वर्क आता है, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इनका नाम आता है, बट मेनली ये किससे कंसर्न है, इन्हें फेमस किया फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। याद आ रही है जिराफ वाली,
जिराफ की जो जिराफ के एंसेस्टर्स हैं, पहले उनकी गर्दन छोटी होती थी, उनकी 4 लेग्स छोटी होती थी, वो वाले लेमार कहेंगे। याद आ गया होगा, बाकी कोई बात नहीं, नहीं याद आया तो आगे इनकी डिटेल चलती रहेगी। तो इन्होंने फर्स्ट थ्योरी दी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी डिटेल आगे बढ़ेंगे। वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। अब भाई क्या जरूरत है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की? अब हम सिस्टम ही पढ़ते रहेंगे या आगे भी बात करेंगे? देखिए, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है। ऐसे नहीं है मतलब किसी ने पोलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दे दिया, कोई कहता नहीं जी हम भी कुछ करेंगे, तो उसने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दे दिया। कोई बंदा कहता नहीं जी हमें भी कुछ करना है, तो ऐसे करते हैं हम ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दे देते हैं। ये चीजें ऐसे अराइज नहीं हुई, जिद में अराइज नहीं हुई, ये चीजें लॉजिक्स में अराइज हुई, जरूरत पे अराइज हुई। जब किसी चीज की जरूरत पैदा हुई तब बेसिकली वो सिस्टम बनाया गया। अब बेसिकली आप एक एग्जांपल लो, उससे आपको समझ आएगा व्हाई ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज एस्टैब्लिश्ड। Why this system of nomenclature was established? क्या जरूरत पड़ेगी? अब हमने देखा साइंटिफिक नेम इसलिए रखे गए हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक नाम से पहचान सके। फॉर एग्जांपल, आज हम इंडिया में रहते हैं और जो मैंगो प्लांट है हमने उस पर एक रिसर्च की। जो मैंगो प्लांट पे हमने रिसर्च की, तो अब उस मैंगो को हम क्या बोल रहे हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? मैंजीफेरा इंडिका। अगर वो रिसर्च जापान में जा रही है, किसी जर्नल में छप रही है, तो जर्नल में छप रही है, किसी मैगजीन में छप रही है, तो जैपनीज उस रिसर्च को पढ़ रहे हैं, तो वहां पे उन्हें क्या नाम देखने को मिल रहा है? मैंजीफेरा इंडिका। तो समझ गए ना बात? तो उन्हें भी पता चल गया भी बात किसकी चल रही है, मैंगो की। अब वो तो समझ आया। अब ये ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जिसमें जो नाम है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ है, ये क्यों दिया? इसमें एक एग्जांपल लो, ब्रासिका, ब्रासिका ओलरेसिया, BRASSICA OLERACEA, ब्रासिका ओलरेसिया। अब जो ये ब्रासिका ओलरेसिया है, इस केस में आप नोटिस करोगे इसे आप गोभी बोल सकते हो, वेजिटेबल होगी ना गोभी। अब आप मार्केट जा रहे हो, तो मैंने आपको कहा भी आते हुए ब्रासिका ओलरेसिया ले आना। आपने कहा ठीक है सर, आते हुए ब्रासिका ओलरेसिया ले आएंगे। तो अब बेसिकली जब आप रास्ते में जा रहे हो तो आपके दिमाग में चल रहा है यार मुझे जाते हुए घर वापस आते हुए ब्रासिका ओलरेसिया लेके आनी है। तो उस केस में जाते हुए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा कौन सी गोभी? गोभी तो काफी तरह की होती है। एक गोभी फूल गोभी होती है, एक गोभी बंद गोभी होती है, एक नोल कोल होती है। देयर आर मैनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गोभी। तो पड़ गया चक्कर। तो उस केस में ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी ताकि उन वैरायटीज को डिपिक्ट किया जा सके प्लांट्स में। और इन केस ऑफ एनिमल्स जो स्पीशीज हैं उनके अंडर सब स्पीशीज आ जाती हैं। मैं पहले गोभी की एग्जांपल कंप्लीट करूंगा। ब्रासिका, ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटेटा।
कैपिटेटा। ब्रासिका ओलरेसिया। वी आर एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है ना, एब्रीवेशन में लिखा है, इसका मतलब वैरायटी। वी आर का मतलब वैरायटी। बोस्ट्रिस। बोस्ट्रिस। BOTRYTIS। बोस्ट्रिस। अब लो जी, अब इसने ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटेटा, ये है जी कैबिज। और जो बोट्रिस है ये है कॉलीफ्लावर। अब आपको पता है कैबेज ये बंद गोभी होगी, और जो कॉलीफ्लावर है ये फूल गोभी होगी। अब जो नाम ब्रासिका ओलरेसिया है ये तो डिपिक्ट ही नहीं कर रहा बंद गोभी की बात चल रही है कि फूल गोभी की बात चल रही है। तो इसका मतलब जब एक स्पीशीज के नीचे काफी रिलेटेड वैरायटीज होती हैं, उन वैरायटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत पड़ी ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की, जिसमें जो किंगडम प्लांटी है उनमें जब ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम रखे जाते हैं तो ऐसे रखते हैं ब्रासिका ओलरेसिया वैरायटी कैपिटेटा, ब्रासिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्रिस। तो इस केस में कैपिटेटा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट कैबेज एंड इट इज अ वैरायटी, एंड ब्रासिका ओलरेसिया बोट्रिस इज अ कॉलीफ्लावर, इट इज आल्सो वैरायटी। तो इसलिए ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का की जरूरत पड़ी। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हुआ व्हाई ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला अगर प्लांट्स की बात कर रहे हो तो स्पीशीज के अंदर आप बोलोगे वैरायटी। वैरायटी। अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हो एनिमल्स की बात कर रहे हो तो एनिमल्स में आप अपनी बात कर लेते हैं। होमो सेपियंस। सेपियंस। अब नाम देखो, होमो सेपियंस सेपियंस। एक नाम कितने वर्ड? 3 वर्ड्स का बना हुआ है। इट इज अ ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स गुड जेनरिक नेम, एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट्स specific epithet, and this third word represents subspecies. Subspecies in case of animals. Humans are also animals. Kingdom and मिलियम ही आते हैं हम। तो ये थर्ड नाम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सब स्पीशीज को। और किंगडम प्लांटी में जो थर्ड वर्ड है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वैरायटी को। इसलिए जरूरत पड़ी ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की। ओह सॉरी,
sapiens sapiens. Is this clear? हमने ऑब्जर्व किया जो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है उसमें साइंटिफिक नेम कैसे लिखना है। जैसे हमने बात की होमो सेपियंस सेपियंस। अब ऐसे नाम जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पीशीज का नाम सेम है, रिपीट हो रहा है, ऐसे नामों को हम बोलते हैं ऑटोनिम्स। साइंटिफिक नेम्स in which specific epithet and subspecies और प्लांट्स के केस में वैरायटी। Such names are known as autonyms. जैसे हमने इस नाम में देखा होमो सेपियंस सेपियंस, एक प्लांट्स में भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल पाइनस। पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, पाइनस नाइग्रा नाइग्रा। अब ये लास्ट वाला जो वर्ड है नाइग्रा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैरायटी को। और इस केस में जो सेपियंस वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब स्पीशीज को। अब इस केस में सब स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट और वैरायटी दोनों का नाम रिपीटिंग है ना। ऐसे नाम जो नाम है इन्हें हम बोलते हैं ऑटोनिम्स, AUTONYMS, ऑटोनिम्स। और पहले हमने बात की सिनोनिम की। सिनोनिम हम इंग्लिश में भी जो वर्ड यूज करते हैं सिनोनिम, जो रिलेटेड वर्ड्स हैं उन्हें हम सिनोनिम बोल देते हैं। तो ऐसे ही साइंटिफिक नेम्स में ये सिनोनिम वर्ड कहाँ लिखा जाता है, तो हमने बात की थी रूल ऑफ प्रायोरिटी में। जो प्लांट्स हैं उनका नाम 1753 के बाद और जो एनिमल्स हैं इनका नाम 1758 के बाद स्टैंडर्डाइज कर दिए गए। जब इनके नाम स्टैंडर्डाइज हुए, जो सबसे पहला नाम रखा गया उसे हमने बोला वैलिड नेम, और उसके बाद जो नाम रिपीट हुआ, सपोज कर लो उसी ऑर्गेनिज्म का नाम किसी और साइंटिस्ट ने रख दिया, तो वो हो गया सिनोनिम। तो इसकी भी एग्जांपल ले लो एक। एल्ब्यूगो कैंडिडा। जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये बेसिकली आप नोटिस करोगे ये एक फंजाई है। causes disease, white rust of क्रूसीफर्स। जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये एक पैथोजेनिक फंगस है। ये एक डिजीज कोज करती है प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसे हम बोल देते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ये नाम पहले रखा गया और उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, इसी ऑर्गेनिज्म का नाम उन्होंने रख दिया सिस्टोपस कैंडिडस।
सिस्टोपस कैंडिडस। अब मान के चलो जो एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम है ये 1753 में रखा गया। अब जो इसी ऑर्गेनिज्म का नाम है सिस्टोपस कैंडिडस, ये रखा गया 1759 में। तो इस केस में हम बोल सकते हैं जो सिस्टोपस कैंडिडस है ये सिनोनिम है, और जो एल्ब्यूगो कैंडिडा है ये वैलिड नेम है, दिस इज वैलिड नेम। तो रूल ऑफ प्रायोरिटी में हमें ये बात पता चली। और सेकंड नंबर पे हमने देखा ऑटोनिम्स। जब स्पीशीज और वैरायटी और जो स्पेसिफिक एपिथेट है और सब स्पीशीज है ये सेम है, तो वहां पे नाम को क्या बोल रहे हैं, ऑटोनिम्स। इसके बाद एक नाम और होते हैं इनमें, उन्हें हम बोलते हैं टोटोनिम्स। टोटोनिम्स, इसकी एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे जो कोबरा स्नेक है, ये कॉमन नेम हो गया, तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया नाजा नाजा। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, नाजा नाजा। तो वैसे भूलता नहीं है ना, मतलब नाजा नाजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। अब इस नाम में जो हम देख रहे हैं, जो जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है दोनों सेम है। और एक नाम और ले लो एग्जाम्पल में रैट। जो रैट है इसका साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस। रेटस रेटस। अब इसमें भी सेम यही चीज नजर आ रही है, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट ये दोनों सेम है। जो इस तरह के नाम है साइंटिफिक नेम है, इन्हें हम बोलते हैं टोटोनिम्स, जिसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट सेम है, तो इन्हें हम बोल देते हैं टोटोनिम्स। तो एक बात और ध्यान रखनी है, जो टोटोनिम्स हैं दे आर नॉट वैलिड इन प्लांट किंगडम। नॉट वैलिड इन प्लांट किंगडम, इसका मतलब जिस नाम में भी स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पीशीज सेम है, ये नाम सिर्फ आपको एनिमल किंगडम में नजर आएंगे, ये नाम आपको प्लांट किंगडम में नजर नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब टोटोनिम्स, ऑटोनिम्स और सिनोनिम, ये तीनों चीजों का डिफरेंस देख पा रहे हो। दो दिस सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड बाय एनसीईआरटी, बट एग्जामिनर पूछ लेता है इनके बारे में भी, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझो। नेक्स्ट है अपना टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की
जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग में फर्दर सब ग्रुप्स बनते हैं। तो इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को एग्रीगेटली हम बोल देते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये सबसे पहले बनाई थी this was first developed by Linus and he made five कैटेगरीज जो इस हायरार्की में आती हैं। और इन्होंने जो कैटेगरीज बनाई वो 5 कैटेगरीज हैं। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वैरायटी। तो अब ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनमें इन्होंने सबसे पहली कैटेगरी बना दी क्लास, फिर बनाई ऑर्डर, फिर बनाई जीनस, फिर बनाई स्पीशीज, फिर बनाई वैरायटी। और बाद में इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। बाद में टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई गई। इन टूडेज सिस्टम, इन टूडेज क्लासिफिकेशन सिस्टम, there are 7 obligate कैटेगरीज। अब हमने नोटिस किया जो लीनस हैं उन्होंने तो 5 कैटेगरीज बनाई थी, कोग सब। बट आज के क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं ये 7 कर दी गई हैं और इनमें हल्की सी मॉडिफिकेशन की गई है। और जो ये कैटेगरीज हैं ये हो गई है, इन्हें याद रखने के लिए कि ये इनके फर्स्ट लेटर्स याद रखो, के, पी, सी, ऑफ, गस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, केपीसी, ऑफ गस। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैटी पोर कॉफी ऑन फ्रैंकीज ग्रीन शर्ट। अब क्या जरूरत है कैटी पोर कॉफी ऑन फ्रैंकीज ग्रीन शर्ट याद रखने की, इनके फर्स्ट लेटर्स याद रखो, केपीसी, ऑफ गस। जो के है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। उसके बाद फाइलम, जो फाइलम है ये कैटेगरी यूज की जाएगी फॉर एनिमल्स। किंगडम प्लांटी में जो ये फाइलम कैटेगरी है ये रिप्लेस हो जाएगी डिवीजन से। फाइलम कैटेगरी इज रिप्लेस्ड बाय डिवीजन इन किंगडम प्लांटी। डिवीजन फॉर प्लांट्स। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, केपीसी, ऑफ गस। अब हमने बताया जो सबसे बड़ी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो किंगडम है, और जो सबसे छोटी कैटेगरी है वो स्पीशीज है। जैसे मान के चलो ये किंगडम है, ये इस दीवार को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर ये किंगडम इस दीवार के बराबर है तो जो ये स्पीशीज है ये ब्रिक के बराबर है। इसका मतलब जो रिलेटेड ब्रिक्स हैं जब वो मिलती जाएंगी वो जीनस बनेगी, जो रिलेटेड जीनस हैं वो मिलेंगे फैमिली बनेगी, जब रिलेटेड फैमिलीज आपस में मिलेंगी तो उससे ऑर्डर बनेगा, जब रिलेटेड ऑर्डर्स आपस में मिलेंगे क्लास, रिलेटेड क्लासेस मिलेंगी एनिमेलिया में फाइलम और प्लांटी में डिवीजन। और
जो रिलेटेड डिविजन्स और रिलेटेड फाइलम्स हैं ये मिलके बना देंगे किंगडम। इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। तो फायदा वही है, जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ताकि हम उनके करेक्टर्स को स्टडी कर सकें। अब जो इनमें कैटेगरीज हैं ये मियर मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, ये जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी उठा लो, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शो कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। तो उसमें उसके बहुत सारे करेक्टर्स लिए गए हैं। जो ये ग्रुप बनाया गया, कैटेगरी बनाई गई है, ये किस बेसिस पे बनाई गई है, बहुत सारे डिफरेंट करेक्टर्स के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, साइटोलॉजिकल करेक्टर्स, जेनेटिकल करेक्टर्स। ये सिर्फ ऐसे नहीं है भी कुछ अपीयरेंस के बेसिस पे इन्हें एक ग्रुप में डाल दिया। अब आप अगर मूव करोगे फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, as we move from kingdom to species, number of similar characters increases। अब इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे मान के चलो स्पीशीज की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ह्यूमंस रहते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट वन स्पीशीज। तो इसका मतलब एक ह्यूमन के जो करेक्टर्स हैं दूसरे ह्यूमन से ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्पीशीज लेवल पे जो सिमिलर करेक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और जो रिलेटेड स्पीशीज हैं, मिलती जुलती स्पीशीज हैं, दे बिलोंग टू जीनस। अब इसका मतलब जीनस लेवल पे नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स कम हो गए हैं क्योंकि इसमें रिलेटेड स्पीशीज आ गई हैं, और फैमिली ये बनती है रिलेटेड जीनस से, इसका मतलब इसमें डिफरेंट जीनस आ गए हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं सिमिलर करेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम एनिमिलिया में स्पॉन्जेस भी आ रही हैं, इसमें हाइड्रा भी आ रहा है, इसमें टेपवॉर्म भी आ रहा है, इसमें अर्थवॉर्म भी आ रहा है, इसमें कॉकरोच भी आ रहा है, इसमें स्टारफिश भी आ रही है, इसमें ह्यूमंस भी आ रहे हैं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, दीज ऑल आर एनिमल्स। जितने भी नाम हमने लिए ये सब एनिमल्स हैं, बट अब हमारे कुछ करेक्टर्स स्पॉन्जेस से मिलते हैं। जैसे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो स्पॉन्जेस से मिलता है, तो इसलिए वी बोथ बिलोंग टू सेम किंगडम। बट उस केस में आप देखो, अगर आप फाइलम लेवल पे आ जाओगे तो हमारा फाइलम कोर्डेटा है, वी बिलोंग टू फाइलम कोर्डेटा, और जो स्पॉन्जीज हैं दे बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम है, और फाइलम कोर्डेटा सबसे लास्ट फाइलम है। मतलब एक यहाँ पे पड़ा है और दूसरा यहाँ पे पड़ा है। इसका मतलब स्पॉन्जीज और ह्यूमंस एक दूसरे से दूर हो गए, बट है तो ये रिलेटेड फाइलम्स। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे सिमिलर करेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। क्या इस बात को समझे? सेकंड नंबर पे हमने देखा एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, जैसे आप यहां से यहां आओगे तो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वर्ड देखा था ना, बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी। तो किंगडम लेवल पे तो हमारे साथ स्पॉन्जेस भी खड़ी थी, फ्रॉग भी खड़ा था, बाकी एनिमल्स भी खड़े थे किंगडम लेवल पे। लेकिन जब हम स्पीशीज लेवल पे आए तो ये हमसे दूर हो गए। इसका मतलब जैसे ही आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जाओगे तो आपको नजर आएगा डाइवर्सिटी
कम होनी शुरू हो गई है। जो डिफरेंट नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होने शुरू हो गए हैं किंगडम से स्पीशीज तक आते हुए। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीजेस, डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। तो अगर उल्टा करें, अगर हम मूव करें फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम तो ये उल्टा हो जाएगा। आप बोलोगे एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीजेस और डाइवर्सिटी इंक्रीजेस। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। लो जी, अब ये जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई हैं, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में आप बोल सकते हो these categories are not merely morphological aggregates। ये नहीं है भी आपने अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फ का मतलब फॉर्म, जो हमने ये कैटेगरीज बनाई हैं ये सिर्फ हमने अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं बनाई। हर एक कैटेगरी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेम ग्रुप में क्यों रखे गए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। मतलब आपने इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो लिए ही लिए, बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अनेटमिकल कैरेक्टर्स, जेनेटिकल कैरेक्टर्स, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे आपने ये ग्रुप बनाया है। और हर एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं। तो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, दीज कैटेगरीज आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। अब ये मत सोच के चलो भी हमने ये जो कैटेगरीज बनाई हैं इन कैटेगरीज में हमने सिर्फ इनके अपीयरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ऐड कर दिया है। अपीयरेंस के साथ साथ मतलब मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमने और बहुत सारे कैरेक्टर्स नोटिस किए हैं जिनके बेसिस पे इन कैटेगरीज को डेवलप किया गया है। अब जो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई है हमने, इन कैटेगरीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने कुछ सुफिक्स साथ में अटैच कर दिए हैं। अब जो किंगडम है इसके लिए कोई सुफिक्स नहीं होता, बट जो डिवीजन है इसमें जो प्लांट्स हैं उनमें जो वर्ड लगा दिया जाता है सुफिक्स, वो फाइटा है। जैसे इसकी एग्जांपल लो, ब्रायोफाइटा। अब देखो, अब आपने एक टर्म पढ़ी, आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ रहे हो, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा। तो जब यहाँ पे वर्ड आ गया ब्रायोफाइटा, देखो पीछे लगा फाइटा, PHYTA, फाइटा, तो इसका मतलब जो ये ब्रायोफाइट है इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट डिवीजन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट्स की एक डिवीजन। उसके बाद हमने देखा क्लास, क्लास में हमने देखा ऑप्सीडा, एग्जांपल लो इसकी, ब्रायोप्सीडा। देखो वर्ड लगा हुआ है ऑप्सीडा, OPSID, ऑप्सीडा। तो इसका मतलब जिसके पीछे फाइटा लग गया वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन, जिसके पीछे ऑप्सीडा लग गया वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास। अब क्लास में और भी सुफिक्स यूज कर लेते हैं, जैसे ऑप्सीडा की जगह फाइसी।
फाइसी। क्लास में एई, डाइकोटिलिडनी, यही लग गया ना। मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, दो कोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडनी। ऑर्डर एल्स, पोएल्स, एल्स लग गया। इसका मतलब जो वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, फैमिली एसी। एस्ट्रेसी, एसी लग गया वर्ड, तो एसी किसे रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को। और जीनस और स्पीशीज के लिए भी नो सफिक्स, नो सफिक्स। चलो जी, इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। मैं एक बार दोबारा बताता हूं, जो किंगडम है इसके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं हो रहा। जो डिवीजन है इसमें प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है फाइटा। जैसे आपने एक टर्म पढ़ी ब्रायोफाइटा, तो इसमें जो फाइटा वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सुफिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हो। उसके बाद देखो, क्लास के लिए 3 डिफरेंट सुफिक्स यूज हो रहे हैं। कहीं पे ऑप्सिडा भी लिखा होगा, फाइसी भी लिखा होगा, ए भी लिखा होगा। जो ऑप्सिडा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोप्सिडा, तो इसमें ऑप्सिडा वर्ड आ गया, मतलब इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट क्लास। क्लोरोफाइसी, इसमें फाइसी वर्ड आ गया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है क्लास। डाइकोटिलिडनी, इसमें ए आ गया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है क्लास। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर एल्स, ये प्लांट्स में यूज होगा, ये भी पोएल्स, ये प्लांट्स का ऑर्डर है। उसके बाद फैमिली एसी, एस्ट्रेसी, एसी वर्ड रिप्रेजेंट कर रही है, ये फैमिली है। तो उसके बाद जीनस, जीनस में कोई सफिक्स नहीं है और स्पीशीज में भी कोई सफिक्स नहीं है। थैंक यू।